हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशंस। क्या होती है नर्स्ट इक्वेशंस, इसका क्या यूज है ना, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, तो सभी पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, नर्स्ट इक्वेशंस। तो हेडिंग डालते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इसमें से क्वेश्चन आता है जरूर। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है। उससे पहले बात करते हैं हम ईसीएस की। तो ईसीएस में जितने भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए गए वो एक आइडियल कंडीशंस पे कैलकुलेट किए गए। यानी आइडियल कंडीशन क्या होती है, जब प्रेशर 1 बार होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा और कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर। तो आइडियल कंडीशंस होती है उन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो कैलकुलेट किया जाता है, तो कैलकुलेट होने के बाद जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनका आएगा उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन जब ये आइडियल कंडीशन ना हो तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट आएंगे। तो नस्ट ने क्या करा, नस्ट ने यही काम करा कि जब आइडियल कंडीशन न हो, यानी प्रेशर 1 बार ना हो या टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो या कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी न हो, तो फिर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन से क्या है संबंधित, क्या है एक इक्वेशन दी नस्ट ने और उसी को कहते हैं नस्ट इक्वेशंस। तो नस्ट ने क्यों इक्वेशन दी, जो इलेक्ट्रोड है और उसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन का पता लगाने के लिए, ये रिलेशन को बताने के लिए एक इक्वेशन दे दी उसने और उसी को नस्ट इक्वेशन नाम दे दिया। अब ये क्या है, एक कोई भी रिडक्शन सेल रिएक्शन लेके चलते हैं और उस पे उसको क्या करते हैं, हम नस्ट इक्वेशंस को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो एक रिडक्शन रिएक्शन लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो देखिए इक्वेशन मान ली हमने, इक्वेशन है मान लो कि मेटल आयन है, यानी मेटल आयन, एन मींस उसने एन इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे, डोनेट कर रखे हैं। अब ये क्या करता है, एन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेते हैं, मेटल सॉलिड, ये बना लेता है। तो कोई भी मेटल आयन है, इक्वेशन हमने मान ली है, कोई मेटल आयन है उस पे पॉजिटिव चार्ज एन है, एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मेटल सॉलिड, न्यूट्रल फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे मेटल आयन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है और इलेक्ट्रॉन का गेन करना होता है रिडक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन। तो ये रिएक्शन है रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए है क्या, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो खुद तो होते हैं रिड्यूस। ठीक है, खुद तो क्या होते हैं, रिड्यूस, लेकिन सामने वाले को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसलिए वो खुद क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी ऐसे एलिमेंट या ऐसे सब्सटेंस जो खुद तो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस होते हैं, लेकिन जिससे इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहे हैं उसको सामने वाले को क्या कर देते हैं, वो ऑक्सीडाइज। तो इसलिए खुद क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे यही कंडीशन, ये मेटल आयन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, खुद हो रही है रिड्यूस, और जिससे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा सामने वाले से उसको किया इसमें ऑक्सीडाइज। तो इसलिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है यहाँ पर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट या एजेंट। अब देखो ये मेटल देखे भी रिवर्सिबल फॉर्म में रिएक्शन है,
रिवर्सल फॉर्म में क्या, मेटल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रही है, फिर मेटल आयन में। यानी ये मेटल अगर हम इधर से देखें तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना रही है, मेटल आयन बना रही है। इसका लो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, डोनेट कर रही है। और जो एलिमेंट या जो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो खुद होगा ऑक्सीडाइज और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग स्टेट, ये वाला। ठीक, अब रिएक्शन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यानी हमने कोई रिडक्शन रिएक्शन मान ली कि मेटल आयन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको इस पे नस्ट इक्वेशंस बनाते हैं। तो देखिए नस्ट इक्वेशंस है क्या, ये बनता है जैसे ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ln ब्रेकेट में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी इक्वेशन है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखी जाती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन में रहती है। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा ये, और रिएक्टेंट क्या है, मेटल आयन। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम फिर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन में NF ln, अब प्रोडक्ट क्या है, मेटल सॉलिड रख सकते हैं। तो मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा फिर प्रोडक्ट, यानी मेटल आयन की कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट और ये क्या है, रिएक्टेंट। तो मेटल सॉलिड और मेटल आयंस। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। ln की वैल्यू होती है, नेचुरल लॉग की वैल्यू क्या होती है, 2.303 log बेस 10। ये नेचुरल लॉग की वैल्यू है, तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, 2.303। तो इसको रखते हैं, चलो ई नॉट सेल माइनस क्या आ जाएगा, 2.303 RT अपॉन में आ जाएगा NF, फिर क्या आएगा, log बेस 10 आ गया, log बेस 10, और ये आ जाएगा मेटल सॉलिड अपॉन में क्या आ जाएगा, मेटल आयन एक्वस। ये वाला हमने इसको नेचुरल लॉग की वैल्यू रख के ऐसे इसको चेंज कर लिया। अब देखो नेचुरल लॉग की वैल्यू 2.303 log बेस 10 RT पहले से NF उसके अपॉन में सेम वही रहेगा। अब हम देखो हमारे पास क्या है, R की वैल्यू फिक्स होती है। R क्या है, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन इनटू मोल, और क्या है, T की वैल्यू 298 केल्विन होगी, 298 केल्विन। और फैराडे, एक फैराडे में कितना होता है, 96500 कूलम, ये वैल्यू होती है। यानी अब हम ये कहें कि 25 डिग्री सेल्सियस पर या 298 केल्विन पर इक्वेशन जो होगी, इनकी वैल्यू को रखने से जो आएगी वो इक्वेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे होगी। तो देखो इसकी वैल्यू रखते हैं, ई नॉट सेल माइनस 2.303, R की वैल्यू रख लेंगे, R की वैल्यू कितनी है, 8.314, लेकिन ये किस में ध्यान रखना, एनर्जी में। जब एनर्जी के रूप में है तो R की वैल्यू 8.314, और अगर मान लीजिए प्रेशर गैसीय प्रेशर के रूप में तो 0.081, लेकिन हमें यहाँ क्योंकि एनर्जी फॉर्म में इसको रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.314 इंटू T की वैल्यू क्या होती है, 298,
टी की वैल्यू देखो इधर की 290 अपॉन में क्या आ जाएगा n तो ऐसे रहेगा इनटू 96500 और ये बनेगा log बेस 10 मेटल सॉलिड अपॉन में क्या आ जाएगा मेटल आयन इन एक्वस फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर R की वैल्यू रख ली, T की वैल्यू रख ली और फैराडे की वैल्यू रख ली। फैराडे मींस 96500 कूलम होता है। तो इनकी वैल्यू को हमने रख लिया, फिर इसको हल करते हैं, देखो क्या आता है। इसकी बात देखो हल होने के बाद क्या आएगा। और हाँ ध्यान रखना T क्या है, T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और F क्या है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट ठीक, और L क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, N है गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए उस रिएक्शन में, रिएक्शन के टाइम में। R क्या है गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, F क्या फैराडे कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स है। तो अब इसको हल करते देखो बराबर E नॉट सेल माइनस, तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा 0.0591 अपॉन में आ जाएगा n। ये पूरी कैलकुलेशन हल होके कितनी आएगी 0.059 अपॉन 1 0.059 अपॉन n। log बेस 10 ऐसे रहेगा, log बेस 10 मेटल सॉलिड अपॉन में क्या आ जाएगा मेटल आयन एक्वस फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व होते जा रही है इक्वेशन। अब देखो मेटल सॉलिड यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है या प्योर गैस है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या रख सकते हैं 1 यहाँ पर। अब देखो हमारे पास E सेल बराबर है E नॉट सेल, ये चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या रख सकते हैं हम इसको E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में क्या आ गया n। अब log बेस 10 मेटल की कंसंट्रेशन 1 और ये क्या आ जाएगा मेटल आयन। ठीक है, यानी मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ 1, तो हमने 1 रख लिया 1 अपॉन मेटल n। लेकिन अब जो ये इक्वेशन हमारी बनी है वो है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। ये इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है। अब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड के लिए फिर क्या होगी, तो 2 इलेक्ट्रोड के लिए देखो होगी क्या, 2 इलेक्ट्रोड में ऐसे होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर है कोई प्रोडक्ट, इसमें आयनिक स्पीशीज है, तो प्रोडक्ट की तरफ देखना आयनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन अपॉन में आ जाएगी रिएक्टेंट स्पीशीज आयन की कंसंट्रेशन। तो उसको देखो ये तो भी 4 सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, इसके लिए 4 सिंगल इलेक्ट्रोड और डबल इलेक्ट्रोड के लिए क्या ऐसे निकालेंगे फिर 4 डबल इलेक्ट्रोड। डबल इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगी इक्वेशन देखो, ये बनेगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में क्या आ जाएगा n। अब ये आ जाएगा log बेस 10 और ऊपर आ जाएगा रिड्यूसिंग, क्या आ जाएगा रिड्यूसिंग अपॉन में आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको।
यानी यहाँ पे रिड्यूसिंग जो भी होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर आएगा, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, अपॉन में आएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास Zn है, मैग्नीज है, कुछ भी है, तो ऊपर क्या आएगा प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में आएगा रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन। तो ये नर्स इक्वेशंस है। और इसका यूज कब करेंगे हम नर्स इक्वेशन यूज जब करेंगे जब मान लो आइडियल कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं है, यानी आइडियल कंडीशन नहीं लग रही है। मान लो प्रेशर 180 है, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा, या टेम्परेचर भी 298 केल्विन है, कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी नहीं होगी, यानी तीनों में से कोई सी एक वैल्यू वहां पे क्या होगी, तीनों वैल्यू सेम नहीं रहेंगे, ठीक है, कोई सी भी एक डिफरेंट हो जाएगी, चाहे कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, या प्रेशर क्या कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, प्रेशर या कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर, तीनों में से कोई सी एक वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो आइडियल कंडीशन नहीं होगी। तो वहां पे किसका यूज करेंगे, नर्स इक्वेशंस का यूज करेंगे, ठीक। अगर तीनों कंडीशंस लग रही हैं तो फिर तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ECS में लगा हुआ, तो ECS पे सारे क्या हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके उनको अरेंज करके रख दिया गया है। तो ये बात हुई नर्स इक्वेशंस की, ठीक है, नर्स इक्वेशंस यही है। अब देखो इसमें ध्यान रखना ई सेल क्या है, इसको देखते हैं। देखो ई सेल क्या है, ई सेल ये पता होना चाहिए जरूर। ई सेल है यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नॉट सेल क्या है फिर, ये जहां भी नॉट लग जाए, जहां भी नॉट लग जाए स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, यानी ये ई नॉट सेल क्या है यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई नॉट तभी लगाते हैं जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, तो ये क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और क्या बचे, आर मैंने लिख ही दिया, आर क्या है गैस कांस्टेंट, आर है गैस कांस्टेंट, टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप, और एन क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। एफ क्या है यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। तो ये है। अब देखो अगर पूछ लगे मेटल आयन क्या है, Mn पॉजिटिव, ये क्या है, ये है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, और मेटल सॉलिड क्या है फिर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, ये इसके सारे रिप्रेजेंट है, यही नर्स इक्वेशंस है, ठीक है। अब नर्स इक्वेशंस को दूसरी तरफ चलते हैं इसके। ये तो नर्स इक्वेशंस कंप्लीट हुई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसका जरूर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब नर्स इक्वेशंस के द्वारा हम किसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो देखिए नर्स इक्वेशंस फॉर EMF, EMF शेल। अब हम ये देख रहे हैं EMF शेल के लिए नर्स इक्वेशंस क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कोई इक्वेशन माननी पड़ेगी, एक नेट सेल रिएक्शंस हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नेट सेल रिएक्शन। तो हम एक नेट सेल रिएक्शन मानते हैं, और देखिए नेट सेल रिएक्शन वो है क्या, हमने मान लिया लेट A
ए नॉर्मल सेल रिएक्शन, लेट ए नॉर्मल सेल रिएक्शन, मान लीजिए क्या है ए बी क्या बनाते हैं अभी, सी प्लस डी, ये गैसीय स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में, और ये गैसीय स्टेट, और ये गैसीय स्टेट। ये एक नॉर्मल सेल रिएक्शंस है। इसमें हमें देखना है ईएमएफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशंस क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल होगा माइनस क्या आ जाएगा पूरा वही आरटी अपॉन एनएफ, आरटी अपॉन एनएफ नेचुरल लॉग होगा, और ये क्या आ जाएगा देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, यानी जो राइट साइड में है वो प्रोडक्ट और जो लेफ्ट साइड में है वो है रिएक्टेंट। तो हम क्या करेंगे ln ये क्या बन जाएगा c की पावर c, यानी जो मोल्स की संख्या पावर में चली जाती है, देखो इसकी मोल संख्या d ये पावर में जाएगी, तो c की पावर c इंटू d की पावर आ जाएगा d, अपॉन में आ जाएगा फिर a की पावर a इंटू b की पावर आ जाएगी, ठीक है। यानी Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे हम निकालते हैं, प्रोडक्ट ऊपर की तरफ, रिएक्टेंट अपॉन में, और जो उनके मोल्स हैं वो पावर में चले गए। तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट आयनों की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आयनों की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन अपॉन रिएक्टेंट आयनों की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको क्या लिखेंगे बराबर ई नॉट सेल माइनस वही आर की वैल्यू रख लो 8.3, पहले इसकी ln की वैल्यू रख लें, ln की वैल्यू क्या आ जाएगी अभी बताया था 2.303 log बेस 10 होती है, रखो इसकी वैल्यू को 2.303 RT अपॉन में क्या आ गया NF log बेस 10, ये क्या आ जाएगा C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन में क्या आ जाएगा A की पावर A इंटू B की पावर B, ठीक है। अब इसके R की वैल्यू रख लो, T की वैल्यू रख लो, फैराडे की वैल्यू रख लो, तो ये आ जाएगा E नॉट सेल माइनस 2.303 8.314, T की वैल्यू हुई 298 केल्विन अपॉन n ऐसे रहेगा, फैराडे कितना 96500 लॉग बेस 10 आ जाएगी, लॉग बेस 10 C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन में आ जाएगा A की पावर A इंटू B की पावर B, ये वाला आ गया। अब इसको फिर वही कैलकुलेट करेंगे 0.059 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल, तो कितना आ गया 0.0591 अपॉन में क्या आ गया n, फिर क्या आएगा लॉग बेस 10 C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन में A की पावर A इंटू B की पावर आ जाएगी B, ये वाला आ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को EMF के लिए नर्स्ट इक्वेशंस कहते हैं। ये क्या है नर्स्ट इक्वेशन फॉर EMF सेल, यानी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस केवल क्या है वहां प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह वही सेम वैल्यू आ गई। इक्वेशन कोई हमने लेट कर लिए और लेट करने के बाद जो भी है उसकी पावर ऊपर चली गई और अपॉन में रिएक्टेंट आ गया, C की पावर C D की पावर D, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपसे पूछे ना EMF सेल नर्स्ट इक्वेशन, EMF सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन बताओ, तो ये वाला लगेगी। चाहे तो हम इसको Kc भी रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं यार, E सेल बराबर क्या लिखेंगे E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n, और ये क्या आ जाएगा लॉग बेस 10 Kc लिख सकते हैं इसको, ये भी लिख सकते हैं,
Kc क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। अब थर्ड पॉइंट की तरफ देखो, चलते हैं। ये तो ईएमएफ सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हुई। अब थर्ड पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशंस, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशंस। ठीक है। अब नर्स्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे सॉल्व करेंगे उस पे देखना हमें, ठीक है। अभी तक तो हम नर्स्ट इक्वेशन से और सॉल्व कर रहे थे। अब हम नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे पता लगाएं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मान लीजिए लेट ए नेट सेल रिएक्शन। क्या करा हमने, लेट ए नेट सेल रिएक्शंस, वही सेल मान लीजिए ए बी क्या बनाता है सी प्लस डी, ये क्या है रिएक्टेंट है इधर, ये क्या है रिएक्टेंट्स, और ये क्या है इधर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, और ये क्या है इधर रिएक्टेंट, ठीक है। अब हम इसको डैश इक्वेशंस के अंदर अप्लाई करते हैं। तो देखो ये क्या आ जाएगा, वो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में क्या आ जाएगा एन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये क्या आ जाएगा लॉग बेस 10 सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन में क्या आ गया फिर a की पावर a इंटू बी की पावर b। यानी देखिए यहाँ तक वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली कहानी चल रही है। अब ये देखिए चेंज क्या होगा, ये होगा यानी इस वाले माइनस वाले की वैल्यू को इधर लिया ये ई सेल बराबर है। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में सेल कोई यूजफुल वर्क करती ही नहीं है, तो फिर क्या होगा उसके ई सेल जीरो हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में सेल कोई यूजफुल वर्क नहीं करती है, यूजफुल वर्क नहीं करती है। सो ई सेल क्या आ जाएगा उसका, सो ई सेल इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे 0 रख लेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम फॉर्म में ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम फॉर्म में तो ये सेल कोई वर्क नहीं करेगी, यूजफुल वर्क नहीं है, इसका मीन सेल होगा 0। ई नॉट सेल भी क्या हो जाएगा फिर उसका 0, जब ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 तो एसआरटी भी 0 हो जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा 0.0591, चलो ई नॉट सेल को ऐसे रखते हैं ई नॉट सेल, तो माइनस 0.0591 अपॉन में क्या आ गया एन, इधर आ जाएगा लॉग बेस 10, ये बताइए किस इक्वल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ा था Kc की इक्वल है, तो हम इसको क्या रख लेंगे इक्वल टू Kc, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log बेस 10 Kc आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को मैं इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, यानी आ जाएगा 0.0591 अपॉन में n log बेस 10 Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई नॉट सेल। चलो ठीक है, ये वाला माइनस को इधर ले आया, प्लस में आ गए, ये सेल उधर ही है। तो अब हमें log बेस 10 Kc क्या आ जाएगा, फिर log बेस 10 Kc बराबर आ जाएगा n ई नॉट सेल,
एन ई नॉट सेल अपॉन में क्या आ गया फिर 0.0591 आ गया, यानी log बेस 10 Kc बराबर क्या आ गया एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। ई नॉट सेल को अगर मैं अपनी तरफ ले तो फिर ये होगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.0591 इंटू में क्या आ जाएगा log बेस 10 Kc अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में क्या आ गया तो n अपॉन में आ गया, ठीक है। तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये इक्वेशन बनी, ठीक है। ये क्या है SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Kc क्या है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला। तो इसका मतलब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन, यानी नेक्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन ये बनी। अगर log 10 Kc देखो ये आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log 10 Kc, इसको भी उधर ले जाओ उधर ले जाओ log 10 Kc बराबर ये आ जाएगा। तो यानी नेक्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी हमने प्रूव कर लिया कि इन दोनों में ये रिलेशन है, इसके द्वारा हम Kc की वैल्यू या ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने तीन बातों पर डिस्कस किया, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, दूसरा नेक्स्ट इक्वेशन से ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी नेक्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे और दोनों में रिलेशन है क्या, ठीक। ये तीनों चीजों पर हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद एक और देखते हैं नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स, तो नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन में देखो कोई इक्वेशन हम ले लेंगे और उसको सॉल्व करते हैं। नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, तो नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन में देखो कैसे पता लगाते हैं। नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, यानी नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन क्या, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन ए सेल, तो ध्यान रखना हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन ए सेल रिएक्शंस। तो उसको देखो कैसे पता लगाते हैं। एक इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे क्रोमियम है, यानी ये क्रोमियम और फिर प्लस बनाते हैं Fe2 पॉजिटिव, ये किसमें एक्वस में और क्रोमियम किसमें है सॉलिड में, तो ये बनाते हैं Cr3 पॉजिटिव एक्वस में चेंज हो गए और फिर प्लस Fe हो गए सॉलिड में, Fe किसमें हो गए सॉलिड में, ये वाला, ठीक है। तो Cr किसमें कन्वर्ट हो रहा है Cr3 पॉजिटिव में, Fe2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है Fe में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमें इसमें ये देखना है कि नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स कितने, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन ए सेल रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको सेल रिएक्शन में देखो चेंज कैसे करते हैं। Cr से क्या बनेगा, Cr बनेगा Cr3 पॉजिटिव, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन लॉस कर रहा है। यहाँ पे क्या होगी ऑक्सीडेशन हाफ शेल, ये तो देखो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन लूज तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना है क्या ऑक्सीडेशन, हाफ शेल है इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ शेल बनी। अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, देखो Fe2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है Fe बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, तो ये कौन सी रिएक्शन है रिडक्शन हाफ शेल, अब क्या करेंगे दोनों हाफ सेल्स को
इलेक्ट्रॉन बराबर करके क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें होगी 3 से, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगी, 2 से। तो जोड़ देंगे इसको, देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कितने हो गए यहाँ 2 3 6 और यहाँ 3 दूनी 6, तो ये बचेगा Cr सॉलिड प्लस Fe2 पॉजिटिव एक्वस, ये क्या बनेगा यहाँ से Cr3 पॉजिटिव एक्वस, और फिर प्लस क्या बनेगा Fe सॉलिड, लेकिन कितने की मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, तो यहाँ 2 से हो जाएगी, यहाँ भी 2 से होगी, और यहाँ होगी 3 से, और यहाँ भी कितने से हो जाएगी 3 से। तो सीधी सी ये है जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं वही नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। तो नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने, नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कैंसिल आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैंसिल आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर 6, तो नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहें और अपने प्रॉब्लम को शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।